गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे उत्सर्जन, जिसमें हमने कल उत्सर्जन की परिभाषा के बारे में पढ़ा और उत्सर्जन में जो बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ है उसमें से जो सबसे खतरनाक या फिर जहरीले अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया के बारे में पढ़ा था। जिसमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो कौन सा होता है? अमोनिया। और अमोनिया के निष्कासन के लिए हमें क्या है, बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। और जो अमोनिया होता है वो जैसे ही हमारे शरीर मतलब जिन भी जीवों के शरीर के अंदर बनता है, उनको क्या है, जैसे ही अमोनिया बना वैसे ही उसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अमोनिया को अगर वो जीव थोड़ी देर भी शरीर के अंदर रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा जहरीला होता है, जिससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद आता है यूरिक अम्ल, नहीं उसके बाद आता है यूरिया। यूरिया भी क्या होता है कि मतलब यूरिया भी जहरीला पदार्थ होता है, लेकिन अमोनिया की मात्रा में कम जहरीला पदार्थ होता है और उसके निष्कासन के लिए भी अमोनिया की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जब यूरिया किसी के शरीर में बनता है तो उसको क्या है, हम कुछ टाइम के लिए अपने शरीर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मतलब अगर वो हाथों हाथ भी बाहर नहीं निकले तो भी ज्यादा नुकसान नहीं हो पहुंचता, उसको कुछ टाइम के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। फिर जो अमोनिया और यूरिया है वो दोनों ही जो अपशिष्ट पदार्थ है वो ऐसे जीवों के अंदर बनते हैं जो जलीय जीव होते हैं, क्योंकि इन दोनों के ही निष्कासन के लिए क्या जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था यूरिक अम्ल। तो जो यूरिक अम्ल है वो क्या है, थोड़ा मतलब कम जहरीला पदार्थ होता है और इसको हम अपने बॉडी में काफी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जो यूरिक अम्ल था वो किसमें, ज्यादातर पक्षियों का उत्सर्जित पदार्थ होता है, और जो रेप्टाइल्स होते हैं या फिर जो मरुस्थलीय जीव होते हैं उनका उत्सर्जित पदार्थ होता है। क्योंकि जो यूरिया होती है उसके जो यूरिक अम्ल होता है उसके निष्कासन के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए ये ज्यादातर पक्षियों में और जो मरुस्थलीय आवास के जीव होते हैं उनमें यूरिक अम्ल जो है वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो कल हमने मेन 3 पदार्थ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पढ़ लिए थे, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अब इन तीनों के अलावा और भी कई जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला है प्यूरिन और पिरिमिडिन। ये भी क्या है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। तो देखो प्यूरिन और पिरिमिडिन अब बनते कैसे हैं। जब न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं उनका अपचय होता है, जब उनके अपचय की क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप क्या है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ प्यूरिन और पिरिमिडिन बनते हैं। इस जिसमें से देखो कि जब पिरिमिडिन का अपचय होता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया बनती है। ठीक है, जब प्यूरिन का अपचय हुआ तो उससे कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ बनेंगे, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल और तीसरा बनेगी अमोनिया। ठीक है, और जब प्यूरिन का अपचय होता है या फिर प्यूरिन का अपचय ना होकर क्या होता है, पहले रीएमिनीकरण होता है, मतलब कि प्यूरिन को क्या है उसके सरल अणुओं के अंदर तोड़ा जाता है। उसके बाद होता है ऑक्सीकरण, मतलब कि वो जो सरल अणु बने उनकी जो क्रिया है वो करवाई जाती है ऑक्सीजन के साथ, या फिर उनकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है। क्योंकि जब भी कोई जीव श्वास लेता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और जब छोटे मतलब प्यूरिन के अणु जो होंगे वो सरल अणु में टूट जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन उस जीव ने ग्रहण की है उस ऑक्सीजन के साथ उस जीव की क्रिया होगी, या फिर जो पदार्थ बने उनके साथ उनकी क्रिया होगी, जिससे क्या क्या बनता है, जब प्यूरिन का विअमिनीकरण और ऑक्सीकरण होगा तो उसके फलस्वरूप भी क्या है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, जिनमें यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल और अमोनिया पाए जाएंगे। अब देखते हैं कि जो प्यूरिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन कौन से जीवों के अंदर होता है। तो देखो, कुछ जो क्रस्टेशियन जीव होते हैं या फिर जो समुद्र में रहने वाले बाइवैल्वस होते हैं, ठीक है, उन जीवों के अंदर क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। अगला कि जो मकड़ी होती है स्पाइडर, उसमें जो प्यूरिन होता है वो प्यूरिन गुएनिन के रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जन या फिर नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है। ठीक है,
जो मकड़ी होती है स्पाइडर, उसके अंदर जो प्यूरिन पदार्थ होगा वो प्यूरिन गुआनिन के रूप में क्या करेगा, नाइट्रोजन का उत्सर्जन करेगा। मतलब कि जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ उसके शरीर में बने हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकालेगा, किसके रूप में, प्यूरिन गुआनिन के रूप में। ठीक है, ये हो गया प्यूरिन और पिरिमिडिन, एक प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। उसके बाद दूसरा अपशिष्ट पदार्थ पढ़ते हैं तो वो है एलेंटोइन। कौन सा, एलेंटोइन। इसमें क्या होता है कि एलेंटोइन बनता किससे है, ये बनता है यूरिक अम्ल के ऑक्सीकरण से। तो यूरिक अम्ल भी हमने पढ़ा था कि यूरिक अम्ल भी क्या होता है, एक प्रकार का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो अब जो वो हमने पढ़ा था कि जो यूरिक अम्ल है उसको हम काफी टाइम के लिए कोई भी जीव क्या है अपने शरीर के अंदर स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो जब यूरिक अम्ल उस जीव के शरीर के अंदर स्टोर हुआ होगा तो उस टाइम क्या है, श्वसन की क्रिया तो चलती रहती है, जैसे ऑक्सीजन शरीर में पहुंचती रहती है। तो जब वो यूरिक अम्ल स्टोर हो रहा होगा और जब ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तो वो जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी। किसकी उपस्थिति में, यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में। यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगी जिसको हम बोलेंगे यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण। और ये कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में होती है, यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में। यूरिकेज एंजाइम्स की उपस्थिति में यूरिक अम्ल के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है जिससे बनता है एलेंटोइन। क्या बनता है, एलेंटोइन, जो कि क्या करता है, जो कि क्या होता है, एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है। अब यह है कि ये बनता किसमें है, तो ये प्राइमेट्स को छोड़कर, मतलब जितने भी स्तनधारी है उनमें प्राइमेट्स को छोड़कर बाकी जो भी स्तनधारी बचेंगे उनमें जो है वो ये एलेंटोइन जो है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाएगा। अगला अपशिष्ट पदार्थ है एलेंटोइक अम्ल। ठीक है, तो जो एलेंटोइक अम्ल है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बनता है, एंजाइम एलेंटोनेज। कौन सा एंजाइम, एंजाइम एलेंटोनेज की उपस्थिति में बनता है एलेंटोइक अम्ल। और किससे बनता है, एलेंटोइन के ऑक्सीकरण से। जो ये हमने एलेंटोइन पढ़ा ये भी क्या है, अगर थोड़े टाइम के लिए शरीर के अंदर रहा तो जब ऑक्सीजन आएगी तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा जिससे एलेंटोइन का हो जाएगा ऑक्सीकरण। और उसके अंदर जो एंजाइम यूज होगा वो होगा एंजाइम एलेंटोनेज, इसकी उपस्थिति के अंदर होगा। फिर जो ये एलेंटोइन है ये बनाएगा एक एलेंटोइक अम्ल, जो भी क्या है, एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। और जो एलेंटोइक अम्ल है वो कौन से जीवों के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो होता है टीलियोस्ट मछलियों के अंदर। कौन सी मछलियों में, टीलियोस्ट मछलियों के अंदर। ठीक है, अगला अपशिष्ट पदार्थ हिप्यूरिक अम्ल। कौन सा है, हिप्यूरिक अम्ल। तो जो हिप्यूरिक अम्ल है वो ज्यादातर जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंदर बनता है। अब स्तनधारी जीव कौन से होते हैं, ऐसे जीव जिनमें की स्तन ग्रंथियां पाई जाती है उनको बोलते हैं स्तनधारी जीव, या फिर इनको मेमेलिया भी बोलते हैं। ठीक है, मेमेलिया संघ के जीव। तो अब जो हिप्यूरिक अम्ल बनेगा वो किससे बनता है, जब बेंजोइक अम्ल और ग्लाइसिन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनेगा हिप्यूरिक अम्ल। कौन कौन से, बेंजोइक अम्ल और ग्लाइसिन की आपस में अभिक्रिया होगी जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा, हिप्यूरिक अम्ल। और ये किसके अंदर, मतलब कौन से जीवों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनेगा, स्तनधारी जीवों के अंदर। ठीक है, अगला नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ आता है आर्निथ्यूरिक अम्ल। आर्निथ्यूरिक अम्ल जो कि किसमें बनता है, पक्षियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है आर्निथ्यूरिक अम्ल। ये किसकी अभिक्रिया से बनता है, ये बनता है बेंजोइक अम्ल और आर्निथिन की अभिक्रिया से। बेंजोइक अम्ल और आर्निथिन जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं आर्निथ्यूरिक अम्ल। और ये किसमें पाया जाता है, पक्षियों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगले अपशिष्ट पदार्थ आते हैं क्रिएटिन और क्रिएटिनिन। बेसिकली इसमें एक ही क्रिएटिनिन होता है, बाद में क्रिएटिनिन ही क्या है, जो क्रिएटिन है वो ही क्या है, क्रिएटिनिन के रूप में पाया जाता है। तो देखो जो क्रिएटिन अपशिष्ट पदार्थ है वो किन, मतलब कौन से तत्वों की या फिर कौन से जो अभिकारक है उनके अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, तो क्रिएटिनिन बनता है ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथियोनिन के उपापचय का अंतिम उत्पाद है। मतलब कि जब ग्लाइसिन का उपापचय होगा, आर्जिनिन का उपापचय होगा और जब मिथियोनिन का उपापचय होगा, इनके उपापचय के बाद जो अंतिम उत्पाद बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्रिएटिन। कौन सा उत्पाद बनेगा, क्रिएटिन। अब जो ये उत्पाद बनता है क्रिएटिन, ये किसके अंदर बनता है, हमारे यकृत और वृक्क के अंदर। किसमें, यकृत और वृक्क के अंदर। वृक्क क्या है, जो भी ज्यादातर मतलब स्तनधारी होते हैं
उनका जो एक प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वो होता है वृक्क और हमारा यकृत, जिसमें कि पित्तरस का निर्माण होता है। ये क्या करेगा, क्रिएटिन बन गया, किसमें बनेगा, वृक्क और यकृत में। इसमें बनने के बाद ये क्या करेगा, रक्त द्वारा पेशियों के अंदर चला जाएगा, रक्त में अवशोषित हो जाएगा और फिर रक्त के द्वारा धीरे धीरे क्या है, हमारी पेशियों के अंदर चला जाता है। फिर जब पेशी संकुचन होता है, मतलब कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो या फिर किसी वस्तु को पकड़ते हैं या दौड़ते हैं, चलते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारी मसल्स काम आती है। तो जब भी हमारी मसल्स काम आएगी तो उनमें क्या है, संकुचन होगा। तो जब भी पेशी संकुचन होगा उस समय क्या होती है, जो उच्च ऊर्जा होती है वो फॉस्फेट का तत्काल भंडार क्रिएटिन और फॉस्फेट के संयोग से बनता है। मतलब कि जब पेशी संकुचन होगा, मतलब कि हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम करने के लिए क्या है, हमें मसल्स की या फिर पेशियों की आवश्यकता होती है। और जब कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है, पेशियों में संकुचन होता है। तो उस संकुचन के टाइम क्या होता है, हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोई भी काम करने के लिए। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हमें फॉस्फेट के तत्काल भंडार से, क्रिएटिन और फॉस्फेट के संयोग से जो बनती है। उस उच्च ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं, पेशी संकुचन में या फिर कोई भी कार्य करने में करते हैं। ये हो गया क्रिएटिन। उसके बाद जो क्रिएटिनिन है वो क्या है, अपरिवर्तित या क्रिएटिनिन नामक एनहाइड्रेट के रूप में उत्सर्जित होता है। जो ये क्रिएटिन है वो ही क्या है, बाद में या तो अपरिवर्तित रहेगा या फिर ये क्या होगा, क्रिएटिनिन के अंदर चेंज हो जाएगा, क्रिएटिनिन नामक एनहाइड्रेट के रूप में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है, उस जीव के शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाएगा या फिर इस अपशिष्ट पदार्थ को उस जीव के शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल के अलावा और भी कई प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एलेंटोइन, एलेंटोइक अम्ल, प्यूरिक अम्ल, अर्निथ्यूरिक अम्ल और क्रिएटिन और क्रिएटिनिन। तो इनमें क्या क्या पढ़ा हमने कि जब प्यूरिन और पिरिमिडिन है, न्यूक्लियोप्रोटीन के उपापचय से बनते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का उपापचय हुआ जिससे बने प्यूरिन और पिरिमिडिन। और जब पिरिमिडिन का उपचय होता है या अपचय होता है तो उसके फलस्वरूप बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया। उसी प्रकार जब प्यूरिन का अपचय होता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया बनते हैं। लेकिन जो ये प्यूरिन है इसका क्या होता है, विअमिनीकरण होता है, ऑक्सीकरण। मतलब कि प्यूरिन पहले अपने सरल अणुओं के अंदर टूटता है और उसके बाद जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करवाई जाती है, उस ऑक्सीजन के साथ उन अणुओं की अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीकरण। तो जो प्यूरिन है वो कौन से जीवों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाए, तो एक तो ये क्रस्टेशियन के अंदर पाया जाता है और जो समुद्री बाइवल्व्स होते हैं उनके अंदर जो प्यूरिन है वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जो मकड़ियां होती है उनमें जो प्यूरिन होता है वो प्यूरिन ग्वानिन के रूप में नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। मतलब कि जो मकड़ी होगी उसमें जो प्यूरिन पाया जाएगा वो प्यूरिन ग्वानिन के रूप में पाया जाता है और वो इसी रूप में क्या है, उनके शरीर से नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं या नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है प्यूरिन ग्वानिन उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अगला एलेंटोइन हमने पढ़ा, तो एलेंटोइन किससे बनता है, यूरिक अम्ल के ऑक्सीकरण से। यूरिक अम्ल पक्षियों में और जो मरुस्थलीय जीव होते हैं उनके अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो यूरिक अम्ल कुछ टाइम के लिए क्या है, उन जीवों के शरीर के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, तो जब वो यूरिक अम्ल स्टोर रहता है तो उस समय क्या है, श्वसन की क्रिया तो चलती रहती है। तो श्वसन की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है वो ऑक्सीजन क्या करती है, उस यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण कर देती है और उसके लिए एंजाइम की उपस्थिति आवश्यक है, यूरिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, यूरिकेज एंजाइम। यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनता है, एलेंटोइन, जो क्या है एक नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। और ये किस में पाया जाता है, कुछ प्राइमेट्स को छोड़कर बाकी जो भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें क्या है, एलेंटोइन उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगला है एलेंटोइक अम्ल। तो एलेंटोइक अम्ल एलेंटोइन से बनता है। जब एलेंटोइन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है या फिर जब एलेंटोइन का ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, एलेंटोइक अम्ल। उसके लिए एंजाइम कौन सा आवश्यक होता है, एलेंटोनेज एंजाइम। कौन सा, एलेंटोनेज एंजाइम। और ये कौन से जीवों में पाया जाता है, ज्यादातर टिलियोस्ट मछलियां जो होती है उनमें नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है एलेंटोइक अम्ल। अगला प्यूरिक अम्ल, जो कि क्या है, ज्यादातर जो स्तनधारी होते हैं उनका अपशिष्ट या फिर उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्तनधारी कौन से जीव होते हैं,
ऐसे जीव जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है उनको बोलते हैं स्तनधारी जीव, या फिर इनको मैमेलिया भी बोलते हैं। अब है कि हिप्यूरिक अम्ल कौन से अभिकारकों से बनता है, तो हिप्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और जब ग्लाइसिन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके कारण बनता है हिप्यूरिक अम्ल। अगला है आर्निथ्यूरिक अम्ल, जो कि पक्षियों के अंदर उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जो आर्निथ्यूरिक अम्ल है वो किससे बनेगा, बेंजोइक अम्ल और आर्निथिन के संयोजन से। किससे, बेंजोइक अम्ल और आर्निथिन के संयोजन से बनेगा आर्निथ्यूरिक अम्ल। उसके बाद लास्ट पदार्थ आता है क्रिएटिन या फिर क्रिएटिनिन। क्रिएटिन या फिर क्रिएटिनिन ये कौन से अभिकारकों से बनता है, जब ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मेथियोनिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मेथियोनिन, इन तीनों अभिकारकों का जब उपापचय हो जाता है उसके बाद में जो अंतिम उत्पाद शेष बचता है या जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या कहलाता है, क्रिएटिन। ठीक है, ये बनता किसके अंदर है, यकृत के अंदर और वृक्क के अंदर। वृक्क क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं या जितने भी स्तनधारी जीव है उनका मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो क्या है, वृक्क है, और दूसरा यकृत। तो क्रिएटिन बनेगा वृक्क और यकृत के अंदर। उसके बाद जब ये बन गया उसके बाद ये क्या करेगा, रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा, और रक्त द्वारा अवशोषित करके ये रक्त के माध्यम से जाएगा हमारी पेशियों के अंदर। ठीक है, उसके बाद जब हम कोई भी कार्य करेंगे, जैसे किसी वस्तु को उठाना या चलना, दौड़ना, कोई भी जैसे शारीरिक श्रम करते हैं, तो उसमें क्या है, जो हमारी पेशियां हैं वो हमारी हेल्प करती है। तो जब हम कोई भी कार्य करेंगे या फिर कोई भी शारीरिक श्रम करेंगे उसमें क्या है, जो हमारी पेशियां उसके अंदर संकुंचन होता है। ठीक है, तो जब पेशी संकुंचन होता है तो उस समय क्या है, या फिर कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वो जो उच्च ऊर्जा होती है वो फॉस्फेट के तत्काल भंडार से प्राप्त होती है, जो क्या होता है, क्रिएटिन और फॉस्फेट के संयोग से बनता है। पेशी संकुंचन के लिए ऊर्जा चाहिए होगी, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, फॉस्फेट के उच्च भंडार से, और फॉस्फेट का उच्च भंडार किससे बनेगा, क्रिएटिन और फॉस्फेट के संयोग से बनता है। ठीक है, उसके बाद जो क्रिएटिन है या तो वो अपरिवर्तित मतलब क्रिएटिन के रूप में ही क्या है, जीवों के शरीर से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगा, या फिर वो क्या करेगा, क्रिएटिनिन नामक एक एनहाइड्राइड बनाएगा। क्रिएटिन से बनेगा क्रिएटिनिन नामक एक एनहाइड्राइड, और वो क्रिएटिनिन एनहाइड्राइड बनने के बाद क्या करेगा, उस क्रिएटिनिन को क्या होता है, जीवों के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। हमने सारे के सारे जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमने सारे के सारे पढ़ लिया है, वो चाहे फिर अमोनिया हो, यूरिया, यूरिक अम्ल, या बाकी जो भी हमने प्यूरिन, पिरिमिडिन, एलेंटोइन, एलेंटोइक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल, आर्निथ्यूरिक अम्ल, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, सारे के सारे जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो हमने पढ़ लिए कि जितने भी जीव है उन जीवों के शरीर के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वृक्क या फिर किडनी के बारे में, कि किडनी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखो थोड़ा बता देती हूँ कि जो हमारा वृक्क होता है या किडनी होती है वो क्या होती है, एक तो सेम के बीज की आकृति की होती है, मतलब कि ऐसे इस आकृति की होती है, या फिर हम बोलते हैं इसको राजमा की आकृति की भी हो सकती है। ठीक है, तो एक तो ये इस आकृति की होती है, और इसमें क्या है कि बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे कोर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे मेडुला। ठीक है, जो किडनी का ये थोड़ा सा बाहर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे कोर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेडुला। किडनी से किडनी या फिर जो वृक्क है उसके साथ जुड़ी रहती है हमारा मूत्र वाहिनी। ठीक है, और कुछ शीरा और धमनियां भी जुड़ी रहती है, जो क्या करती है, जब किडनी मतलब ब्लड को शुद्ध करती है। ठीक है, किडनी भी क्या करती है कि ब्लड फिल्ट्रेशन के अंदर सहायक होती है। तो जब ब्लड फिल्ट्रेशन करती है वो क्या करती है, जो रक्त को शुद्ध करती है उनको क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, जो शिराएं और धमनी किडनी के साथ जुड़ी होती है या फिर वृक्क के साथ। तो कल हम किडनी की डिटेल संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और आगे जो भी उत्सर्जी अंग है हमारे यहाँ, जो भी उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।